प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो। जैसा कि कक्षा 12 की कक्षाएं हम लोग चला रहे थे, जिसमें हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पिछले दिनों ने अध्ययन किया था कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति के तहत आज हम लोग जिस पॉइंट पे बात करेंगे, ये पार्ट 3 होगा हमारा। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं उन बच्चों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अच्छे नोट्स बनाए हैं। साथ में उन बच्चों से भी आशा करता हूं कि वो भी अपने तरफ से प्रयास करेंगे और पूर्ण रूप से रटने का प्रयास नहीं करेंगे, सिर्फ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और एक अपने मन मस्तिष्क में ऐसी कल्पना लेके चलेंगे कि आज जैसे मकान, भवन, कृषि, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी घटना है, इसकी तुलना में ईसा मसीह के जन्म से 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच की क्या स्थिति रही, इसमें हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है। आर्थिक क्षेत्रों में जो उत्पादन केंद्रों की पहचान है, जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं अपना, उत्पादन केंद्रों की पहचान। उत्पादन केंद्रों की पहचान में बच्चों, आज के युग के तरह से उस समय बड़े उद्योग क्षेत्र नहीं थे, लेकिन उस समय की जो टेक्नोलॉजी डेवलप थी उस हिसाब से, चूंकि ये नगरीय सभ्यता थी, तो कहीं न कहीं उद्योग क्षेत्र डेवलप थे। उनकी स्थिति क्या थी, हम आज से और तब में थोड़ा सा तुलना करके चलेंगे तो हमको विषय को समझना आसान हो जाएगा। जैसे प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा, अयस्क जैसे कच्चे माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं। जैसे आप देखते होंगे उद्योग धंधों में जब कोई सामान बनता है तो कुछ सामान वेस्टेज होता है, जिसको हम लोग कूड़ा करकट कहते हैं। तो जब खुदाई हुई, थोड़ा सा, चूंकि यहाँ कोई लिखित सामग्री नहीं है, तो खुदाई से जो भी चीजें मिली हैं उनको देख के ही अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर इस तरह की चीजें बनती थी। तो यह बात आप दृष्टिकोण में रखेंगे तो यह पाठ आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो तमाम ऐसी खुदाई से ऐसी वस्तुएं मिली हैं जहां पर इनके ढेर मिले हैं, या ऐसी वस्तुओं का जो कूड़ा करकट था वो ज्यादा मिला है। तो इससे इतिहासविदों ने यह अनुमान लगाया कि जहां पत्थर काटा जाता था या उससे जो वेस्टेज टुकड़े होते थे वहां पर फेंक दिए जाते थे, और जिन क्षेत्रों पर इनकी मात्रा ज्यादा मिली है उन्हीं को कहा जाता उत्पादक क्षेत्र या उत्पादन केंद्रों की पहचान। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए इतिहासविदों ने तमाम उत्पादक क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य ज्यादा प्रमुखता से किया जाता था। बच्चों, अभी तक आपने देखा कि उत्पादन क्षेत्र कैसे थे। अब हम ये अगले टॉपिक में आपका ये देखेंगे कि जैसा कि हेडिंग दिया हुआ है आपका, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। आप देखते होंगे उद्योग धंधों में रॉ मटेरियल जरूरी होता है, कच्चा माल। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे प्राप्त करते थे, यह आपके समझ में एक प्रश्न आता होगा कि जब लिखित नहीं है तो देखेंगे मालूम कैसे होता होगा। तो वहां पे बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने, ये हेडिंग देखिए आप, ये लाइन देखिए आप, बने खिलौने की प्रतिरूप संकेत करते हैं। वहां से जो बैलगाड़ियों की मिट्टी के बने खिलौने हैं, उनको देख करके इतिहासविदों ने यह अनुमान लगाया कि संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों में के बगल में बने नदी मार्ग और साथ ही तटीय मार्गों का प्रयोग किया जाता था, और उन आसपास के क्षेत्रों से रॉ मटेरियल तैयार किया जाता था। अब आप देखते होंगे जैसे आप देख रहे हैं तांबे के बर्तन हैं, फिर एक टूटा हुआ बर्तन दिख रहा है आपको। तो इन बर्तनों के अवशेष से ही यह अनुमान लगाया गया कि यह मिट्टी कहां से पाई गई होगी या तांबा कहां से लाया गया। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे अब इसमें। उपमहाद्वीप तथा
उसके आगे से आने वाले बाद। जैसा आप देखते होंगे वर्तमान में सरकारें विदेशों में माल भेजती भी है और विदेशों से माल लाती भी है, जिसको हम लोग आयात और निर्यात कहते हैं। यह आयात निर्यात भी अपने देश में सिंधु सभ्यता में देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के लिए नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित थी, ऐसे कुछ अन्य पुरास्थल थे जो अफगानिस्तान, जो अत्यंत कीमती माने जाते थे। वहां नीले रंग के पत्थर, लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत निकट स्थित तथा लोथर में कार्नियल, गुजरात में भड़ौत, सेलखेड़ी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात और धातु राजस्थान से स्रोतों से निकट स्थित था। कहने का मतलब क्या है यहाँ तक कि उपमहाद्वीप में सामान का आयात निर्यात या एक स्थान से दूसरे स्थान पर मंगाए जाते थे, कच्चे माल कहीं से और मंगाए जाते थे और उनका उत्पादन कहीं से और होता था। अभी हमने कहा बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, तो इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यह सामान मंगाने या भेजने में बैलगाड़ी का प्रयोग होता रहा होगा। कहने का मतलब स्थल मार्ग का प्रयोग होता रहा होगा और जल मार्ग का प्रयोग होता रहा होगा। इन्हीं स्थानों में, जो कि कंपटीशन के दृष्टिकोण से अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे राजस्थान के खेतड़ी अंचल तांबे के लिए, दक्षिण भारत में सोने के लिए, क्षेत्र में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेत हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने नागेश्वर जोधपुरा संस्कृत का नाम दिया। इस संस्कृत के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्रों में जो मृदभांड पाए गए उनमें विविधता थी और एक क्षेत्रीय पहचान इन मृदभांडों से भी मिलती है। यह तांबे की वस्तुएं असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता को लोगों को तांबा भेजते थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य को अपना सामान दे रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर, लोथर, मेहुला, हड़प्पा, आप इन नक्शों के सहारे समझ सकते हैं। मगान, दिलमुन, उरुकपुर, मेसोपोटामिया, तुरान, इन सभी क्षेत्रों से कहीं न कहीं आयात और निर्यात किया जाता था। अब सुदूर क्षेत्रों से, जैसे आप ये समझ लीजिए कि अपने देश और विदेश, उसी तरह से इन सुदूर, तो हम यहाँ विदेश शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, यहाँ पर किया गया सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू किया तो तांबे के बर्तन मिले। जैसे आप इस चित्र में देख सकते हो, ओमान में मिला एक हड़प्पाई मर्तबान। अब चूंकि यह सिंधु सभ्यता के समकक्ष मेसोपोटामिया, मिस्र, अनेक सभ्यताएं थी, तो इन सभ्यताओं से असीरिया, बेबीलोनिया, तो इन सभी सभ्यताओं से कहीं न कहीं एक दूसरे की वस्तुएं मिली है, जिससे इतिहासविदों ने यह अनुमान लगाया है कि इनमें आपसी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता रहा होगा और एक देश से उत्पादित अच्छे सामान या एक देश से उत्पादित सामान दूसरे देश में या दूसरे देश से उत्पादित सामान अगले देश में आयात निर्यात किए जाते रहे होंगे। चूंकि ऐसे तमाम पदार्थ मिले हैं जिनसे इतिहासविदों ने अनुमान लगाया या रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में से मिलकर के अंश मिले हैं।
अगला टॉपिक है मोहरें, लिपि और वाट। मोहरें और मुद्रांकन। जैसा कि पिछले दिनों मैंने आपसे चर्चा भी किया था कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के फलस्वरूप अनेक मोहरें मिली थी, जिन पे कुबड़ा बैल का चित्र मिला है। यह मोहरें जो है मुद्रांकन के रूप में प्रयुक्त होती थी। मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों की सुविधा बनाने के लिए होता था, क्योंकि लंबी दूरी के संपर्क में वस्तु विनिमय आसान नहीं था, बहुत ही असंभव था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा हुआ एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया था। यही नहीं था, हड़प्पा सभ्यता के लोग उस पर ठप्पा भी लगाते थे, गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर देते थे और उस पर वो जो मोहरें होती थी उससे दबाते थे, जिससे मिट्टी की मोहरों की छाप पड़ जाती थी। जब थैले को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मूल्यांकन अक्षुण्ण रहा, तो इसका अर्थ यह था कि थैले के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया, जिसको आज हम लोग कहते हैं सीलबंद। इसके अलावा बच्चों, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। यह लिपि एक रहस्यमय लिपि है, क्योंकि इसमें जो साक्ष्य मिले हैं उसमें 26 चिन्ह हैं। हालांकि लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से इसकी जो वर्णमाला है स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाते हैं। इसके अलावा इनमें चिन्हों की संख्या अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच में। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आप लोग बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, लेकिन यह लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर संकुचित है। इसमें जिससे लगता है कि उत्कीर्ण ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर कम स्थान पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली, जैसे मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबानों के अठव, तांबे के मिट्टी, लघु पट्टिका, आभूषण, अस्थि क्षण और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? निश्चित रूप से उस समय के लोग साक्षर थे। पिछले दिनों हमने चर्चा किया था वाट, तराजू। विनिमय में बाटो, जैसे नाप तौल के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रणाली भी थी, यह देखने का अस्तित्व मिलता है। बाट सामान्यतः जो है चर्च नामक पत्थर के बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी न किसी तरह के निशान रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मापदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12, 800 तक थे, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। कहने का मतलब क्या था, उस समय भी दशमलव प्रणाली लोग पालन करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों को और मानकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिलते हैं। कल के टॉपिक में हम लोग प्राचीन सत्ता के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक बस इतना ही। आज का प्रश्न लिख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग उत्पादनों को खरीदने और बेचने में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में आप अपना विचार व्यक्त कीजिए। साथ ही दूसरा प्रश्न लीजिए, वाट मानकों का क्या मानक था। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ है। उम्मीद है कि आप अपने शब्दों में लिखेंगे जरूर। बहुत बच्चों ने नोट्स भेजा है, जो लोग नहीं भेजे